मित्रों जय भीम। कुछ मित्रों जय भीम। साथी इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे विपिन टाइगर जी का फ़ोन भी आया। तो अगर मेरी आवाज़ ठीक से आ रही हो तो कुछ मित्र कंफर्म करा दें। कोई एक मित्र कमेंट बॉक्स में शैली जी, जय भाई, क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आ, अभी एक साथी दिखाई दे रहे हैं, इंतज़ार है आप सबका। धीरे धीरे साथियों की संख्या बढ़ रही है। आ, परितोष रॉय सरडेखा, इट्स ओके। जय भीम विपिन जी, क्या मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से? मेरे पास कोई माइक नहीं है, मैं डायरेक्ट ही जुगाड़ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए अभी फ़िलहाल लाइव हूँ। तो कुछ अगर आवाज़ संबंधी कोई बाधा होगी तो आप ज़रूर बताएंगे। दामोदर मौर्य सर आ चुके हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। दामोदर मौर्य सर मराठी हिंदी के बहुत वरिष्ठ लेखक हैं। उनकी दर्जनों किताबें हिंदी और मराठी में प्रकाशित हैं। उनकी आलोचना, उनकी मनोरचना कर्म पे मैंने भी आलोचनात्मक कुछ काम किया है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और मैं देख पा रहा हूँ कि अनुज भाई भी यहाँ उपलब्ध हो रहे हैं। शैली जी और जय फाकिर साहब का भी इंतज़ार है, उमेश हैं। तो जय भीम मित्रों। आ, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। विपिन टाइगर जी ने ऐसा विषय दे दिया है कि ये थोड़ा गुरु गंभीर टाइप का विषय है, आलोचना का विषय है, और पता नहीं मेरी गति उसमें इतनी अच्छी है कि नहीं है, लेकिन मैंने इसको चुनौती के तौर पर स्वीकार किया है और जैसा भी हो सकेगा मैं आप सबसे बातचीत करूँगा, अपनी बात हाजिर करूँगा। तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर की एक पंक्ति से अपनी बात शुरू करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये जो मनुष्य होता है वो नश्वर होता है। मनुष्य दुनिया में आता है और फिर नष्ट हो जाता है, चला जाता है, अनश्वर नहीं होता है। और जब मनुष्य नश्वर होता है तो उसके विचार भी नश्वर ही होते हैं। कोई ऐसे विचार नहीं होते जो हमेशा हमेशा के लिए रहें। ये गलतफहमी हम लोगों के बीच में फैलाई गई है। तो ना तो मनुष्य शाश्वत रहता है, हमेशा रहता है, ना तो विचार शाश्वत रहते हैं, हमेशा रहते हैं। तो जैसे मनुष्य हमेशा नहीं रहता वैसे विचार हमेशा नहीं रहते। तो हमें विचारों के हमेशा रहने के लिए उनको बार बार दोहराना पड़ता है, उनको बार बार कहना पड़ता है, बार बार जनता के बीच में लेके जाना पड़ता है। मतलब कोई भी बड़ी बात है या छोटी बात है तो उस बात को जो देश दुनिया के लिए है, हमारे मनुष्य के लिए है, समाज के लिए है, उन सारी बातों को बार बार दोहराने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। वो एक उदाहरण और देते हैं कि कितना भी हरा भरा पौधा हो, कितना भी अच्छा पौधा हो, लेकिन अगर आप उसे समय समय पर पानी ना दें तो वो भी सूख जाएगा। तो ये जो हमारे विचार हैं, ये विचार भी उसी पानी की तरह हैं, हमें इनको बार बार सींचना है। आप सब भी वही बात लगातार दोहरा रहे हैं, मैं भी वही बात बार बार दोहरा रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की उसी बात को। तो मित्रों, इसी बात को बार बार दोहराने के लिए आप सब, इससे पहले मैं जय भीम कारवां का मैं नियमित श्रोता, पाठक, दर्शक हूँ, लगातार मैं देखता रहता हूँ और आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैं भी अपनी बात आप सबके सामने रखूँ। तो इसी बात से कि मैं कोई नई बात नहीं कहने जा रहा हूँ, मैं उन्हीं विचारों में पुनः उस चीज़ को सींच रहा हूँ, उसी को दोहरा रहा हूँ, इसलिए इसमें कोई नई बात ना समझी जाए। और इसके लिए मैं उस परंपरा का, बाबा साहब अम्बेडकर का, बुद्ध का, फुले का, पेरियार का, दलाई सिंह यादव का, जगदेव बाबू का, बिरसा मुंडा का और उस दूसरे महापुरुषों का बहुत ऋणी हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं पहली बार
इस तरह की चीज़ें पहली बार हो पा रही हैं मेरे जीवन में। मैं भी 35 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है, लेकिन इस तरह के उपक्रम पहली बार हो रहे हैं। और इसमें से हमारे बहुत सारे युवा साथी हैं, आप सब लोग उसमें से शामिल हैं, जो पहली बार इस तरह का उपक्रम कर रहे हैं। तो यहाँ तक पहुँचने की जो क्रिया है, उस क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये पहली बार जो हम चीज़ें कर पा रहे हैं, ये उन्हीं महापुरुषों की देन है, उनका त्याग है, जिसके कारण से हम यहाँ पहुँचे हैं। और माध्यम बना है आज जय भीम कारवां। उसके साथ ही शैली जी, जिनका बार बार आग्रह मेरे साथ था कि मैं यहाँ आऊँ और अपनी बात कहूँ। विपिन टाइगर सर से बातचीत होती रही, जय फ़ाकिर साहब से। तो मित्रों, मैं इस बात के शुरू में मैं अपने महबूब कवि नामदेव ढसाल की मराठी कविता जो गोलपीठा में संग्रहित है, उसका हिंदी रूपांतरण का छोटा सा हिस्सा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरे लहू में अनगिनत सूर्य बिंब जन्मे हैं, कितने दिनों तक सहेंगे यह बंदीवास। मेरे लहू में अनगिनत दिनों तक सूर्य बिंब जन्मे हैं, कितने दिनों तक सहेंगे यह बंदीवास। क्या ऐसे ही बने रहेंगे युद्ध कैदी, क्या ऐसे ही बने रहेंगे युद्ध कैदी। वह देखो रे मेरे अस्मिता का प्रकाश आकाश भर में फैल चुका है। तो मित्रों, ये जो अब वो दिन नहीं है जब हम चुप रहें, हमें बोलना ही होगा। और उससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, जब हम अभी थोड़े दिन पहले मैं मुंबई विश्वविद्यालय और पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी, जिसकी स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी, उसके 75 साल पूरे होने पर मैं भी ऑनलाइन एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था। उस पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के थ्रू जो बाबा साहब के स्मरण दिवस का 75 साल पूरा हो रहा है, उसी के साथ आज मुंबई में बाबा साहब अम्बेडकर के दादर निवास पे, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर 20 से अधिक सालों तक रहे थे और अभी भी उनका परिवार रहता है, एक हम लोगों के लिए एक मोनूमेंट्स है, वो इतना बड़ा है, रिजर्वायर है। वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत सारी किताबें हैं। विनय कुमार विनम्र जी भी उपस्थित हैं। तो वो हमारी अस्मिता के तौर पे कुछ विद्रोहियों ने, उनको मैं आतंकवादी ही कहता हूँ, उन्होंने उस पर हमला किया है। इस हमले की हम सारे लोग पुरजोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और जो लोग मानसिक विकृति वाले जो लोग उस पर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, उन पर यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए। ये इस तरह के जब विचार उठेंगे, प्रतिक्रांति वाले विचार उठते हैं, या जो एक समाज है जो सदियों से सोया हुआ समाज था वो जग रहा है, तो निश्चित तौर पे वहाँ एक ऐसा समाज आया है, एक ऐसा समाज है जिसके अंदर ये दर्द उठ रहा है। तो मित्रों, हम उस भर्त्सना के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की उस प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला सवाल होता है कि विपिन टाइगर जी ने मुझे विषय दिया कि दलित साहित्य के प्रतिमानों पे बातचीत करनी है। तो प्रतिमानों पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन प्रतिमानों पे बातचीत करने से पहले हम बातचीत करेंगे कि आखिर कोई भी लेखक लिखता क्यों है, लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या है। कोई चाहे साहित्य की रचना कर रहा हो, चाहे कलाओं की रचना कर रहा हो, चाहे दूसरी ललित कलाएं हैं, संगीत है, गायन है, वाद्य है, या लेखन की दूसरी कलाएं हैं, उन सारी कलाओं में हिस्सेदारी अगर कोई रचनाकार करता है, कोई साहित्यिक करता है, कोई साहित्य व्यक्ति करता है, तो वह रचना क्यों करता है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। और अगर हम इस बात की पड़ताल कर लेंगे कि उसके लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, वो चाहता क्या है, तो हम सारी बातों को बहुत ठीक ढंग से पहचान पाएंगे, उन प्रवृत्तियों की खोज कर पाएंगे, उन प्रतिमानों की खोज कर पाएंगे जो इसके निहितार्थ में है, इसके पीछे हैं कि कोई भी रचनाकार क्यों लिखता है। तो अभी तक चूंकि मैं बार बार ये बात दोहराता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में लड़ाई विचारों की है, वैचारिकी के तहत ही हम किसी चीज़ की निंदा करते हैं या किसी चीज़ की स्तुति करते हैं। तो जब भी कोई लेखक लिखता है, वह लेखक परिवर्तन के लिए लिखता है, वह लेखक बदलाव के लिए लिखता है,
कोई लेखक क्रांति के लिए लिखता है, या लेखन के पीछे आनंद छुपा हुआ है, यथास्थितिवाद पीछे है, या वो परंपरा के पोषण में लिख रहा है, या उसका उद्देश्य मजा लेना है, इससे आगे सोच के नहीं लिख पाता है। अगर हम इन प्रवृत्तियों की पड़ताल कर पाएंगे तो इन प्रवृत्तियों के सहारे हम लोग दलित साहित्य लेखन के जो प्रतिमान हैं, जो प्रतिमान हमारे साहित्यिकों ने, हमारे सामाजिकों ने तय किए हैं, उन पे हम लोग बातचीत कर पाएंगे। निश्चित तौर पे मुझे मम्मट का संस्कृत का अध्ययन मैंने स्नातकोत्तर तक किया है और पीएचडी भी मैंने संस्कृत विषय को लेकर के वक्रोक्ति पे मेरा काम है। तो मम्मट की एक सूक्ति, हालांकि हम लोग मैं काव्यशास्त्र पढ़ाता भी हूँ और बच्चों से बातचीत करता हूँ इस विषय में, तो मम्मट की एक पंक्ति मुझे बार बार दोहरानी पड़ती है कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षतये सद्दा परिनिवृत्तये कांता सम्मित उपदेश उजे। यानी कि संस्कृत में इस सूक्ति का अर्थ है कि जो कोई काव्य लिखता है, कोई साहित्य लिखता है, कोई रचना लिखता है, तो उसके पीछे का जो उद्देश्य होता है वह होता है यश की प्राप्ति। काव्यम यशसे अर्थकृते, पहला उद्देश्य होता है उसके पैसा कमाता है। ये संस्कृत का उदाहरण है। उस समय के जो भी रचनाकार थे वो चारण या भाट टाइप के थे, राजाओं की प्रशस्तियाँ लिखते थे। साहित्य का जन कल्याण से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था और उसके बदले उनको पैसा मिलता था। तो काव्य में से अर्थकृते, फिर था व्यवहार विदे। व्यवहार विदे का मतलब था लोक का ज्ञान। आप सामाजिक कैसे होंगे, आप एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसे करेंगे, ऊंच नीच का व्यवहार कैसे करेंगे। व्यवहार का मतलब जब मैं कह रहा हूं तो यहाँ बहुत कोटेड है। जैसे सूक्तियाँ गठित की जाती हैं हम लोगों को मानसिक नियंत्रण करने के लिए, वैसे ही व्यवहार सिखाया जाता है कि एक छोटे आदमी को बड़े आदमी के साथ कैसे व्यवहार करना है। एक बड़े आदमी को, जो भारतीय दुष्ट परंपरा है, जो भारतीय कुपरंपरा है, उस परंपरा में ये व्यवहार ज्ञान जो सूक्तियाँ हमें सिखाती है, जो हमारे मन, वाणी, चित्त, मन, ये सारी चीज़ों को नियंत्रित करने वाली जो चीज़ें होती हैं। तो काव्य में से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षतये, कल्याण के लिए, दुनिया के कल्याण। कोई काव्य लिखेगा तो बहुत अद्भुत प्राणी होगा, उससे होगा क्या, वो हनुमान बाहुक टाइप का कुछ लिखेगा और उससे दुनिया का कल्याण मानता है। तो और फिर मम्मट ने एक और उद्देश्य कहा कि सद्या परिनिवृत्त है, जल्दी से मुक्त हो जाने के लिए। लिख करके आदमी मुक्त हो जाता है, हल्का हो जाता है, या उसको मोक्ष मिल जाता है। तो ऐसा माना जाता था कि कोई लिटरेचर लिखता है, कोई साहित्य लिखता है तो उसको मुक्ति मिलती है। और फिर अंत का जो उन्होंने छठा प्रयोजन बताया था, उन्होंने कहा था कांता सम्मित उपदेश, यानी कि अपनी प्रेयसी की वाणी के समान मीठा, जो अच्छा लगे उसको लिखने वाला। तो मित्रों, ये जिसको हम तथाकथित मुख्य धारा कहते हैं, जिसको तथाकथित हम परंपरा कहते हैं, जिसको हम तथाकथित वो साहित्य कहते हैं जो आनंद का साहित्य है, उसकी इसी से मिलती जुलती प्रवृत्तियां हैं। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचछण्यम कलासुचा करोति प्रीति कीर्तिम च साधु काव्य निवेदनम। तो जो इस जीवन को, माने इस पार के जीवन को और उस पार के जीवन को बनाता हो, तो इस तरह के उद्देश्य को लेकर के लिटरेचर या काव्य की नियुक्तियां होती थी। अब ये जो बदली हुई मानसिकता आई है, जो चेतना वाली मानसिकता हम लोगों के भीतर आई है, उस चेतना वाली मानसिकता ने हम लोगों के भीतर बहुत सारा परिवर्तन किया है। ये साहित्य कला के लिए या साहित्य प्रयोजन के लिए या जीवन के लिए की जो बहस है, उस बहस में जो कलाएं थीं, कलाओं का एक आध्यात्मिक पक्ष था और उन्हीं कलाओं का एक दूसरा पक्ष था जिसका संकेंद्रण भौतिक साहित्य था, यह जीवन। तो ये जो हमारा लिटरेचर है, मुक्तकामी लोगों का लिटरेचर है, दलितों का लिटरेचर है, आदिवासियों का साहित्य है, स्त्रियों का साहित्य है, या विमुक्त जातियों का, पिछड़ी जातियों का, पीड़ित समुदायों का जो लिटरेचर है, वह लिटरेचर भौतिकवादी लिटरेचर है। अध्यात्म से इसका कुछ लेना देना नहीं। इसलिए ये जो लिटरेचर लिखा जाएगा, ये जो साहित्य लिखा जाता है, यह साहित्य
उन प्रतिमानों का, उन कैननों का विक्षेपीकरण करता है, हटाता है और नए कैनन, नए प्रतिमान बनाता है। तो कोई भी रचना जो लिखी जाती है, कोई भी साहित्य जो लिखा जाता है, उस साहित्य के मूल में जो विचार होता है, उस विचारों के पुष्ट करने के लिए कुछ प्रतिमान हमारे समाज में बनते हैं, हमारे साहित्य में बनते हैं। मैं बहुत संक्षेप में, थोड़ा गंभीर बात हो रही, लेकिन मैं इसी बहाने में अपनी बात कह पाऊंगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा इस पे चर्चा कर ले रहा हूँ कि मूल बिंदु क्या है। थोड़ा गंभीर होगा तो मित्र मैसेज बॉक्स में ज़रूर बता देंगे, ताकि हम लोग थोड़ी इस बात को हल्की फुल्की भी कर सकें। लेकिन कोई भी रचना जो होती है, कोई भी रचना बनती है, तो वह रचना, उसके पीछे के जो सौंदर्य शास्त्रीय मूल बनते हैं, रचना की जो वैचारिकी के मूल में जो केंद्र बिंदु होता है, जैसे कोई भी रचनाकार लिख रहा है, उसके केंद्र में, उसकी सोच के केंद्र में जो चीज होती है, उस वैल्यू को, तो इनको हम दो शब्दों में अमूमन हम लोग बातचीत करके, आलोचना में बातचीत करते हैं हम लोग। उसमें एक शब्द होता है कैनन। कैनन हिंदी में अभी थोड़ा कम प्रयोग होता है, लेकिन अंग्रेजी में यह जो शब्द है वो हायरार्की ऑफ वैल्यूज के लिए प्रयोग होता है। कैनन एक तरीके से, कैनन को हम कैननाइजेशन या कैनन को हम प्रतिमानीकरण कहते हैं, एक तरीके का स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये जो कैनन बनता है, ये कैनन उन मूल्यों के आधार पे बनता है जिन मूल्यों के आधार पे हम लिटरेचर का या साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। जिस विचार के तहत कोई भी लेखन किया जा रहा है, उस विचार के लेखन के पीछे वो कैनन बनते हैं, और कैनन के थ्रू, कैनन माने कमाए हुए मूल्य या कमाए हुए सत्य को कहते हैं। तो उन कैनन के निर्माण की प्रक्रिया का आधार क्या है? जैसे वो जो कैनन बनेगा, जो प्रतिमानीकरण बनेगा, उस या हायरार्की ऑफ वैल्यूज बनेगा, उस हायरार्की ऑफ वैल्यूज के पीछे धर्मशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, या दूसरी कोई चीजें हैं। और इसी कैननाइजेशन के थ्रू, कैनन बनाने की प्रक्रिया के थ्रू किसी लिटरेचर का निर्माण होता है। और निर्माण ही नहीं होता, वर्गीकरण भी होता है। माने ये कैनन ही बनाते हैं। जैसे बहुत सारी कविताओं को पढ़ करके हम लोग कहते हैं कि ये कविता ऐसे ही है, अच्छी नहीं लगी, अच्छी नहीं है। और कुछ ऐसे रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ के हम लोग कहते हैं अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। तो अच्छा होना या अच्छा ना होना ये उसी कैनन पे निर्धारित करता है। और कैनन के पीछे भी मैंने बात किया कि वो विचार ही होते हैं। तो जो लिटरेचर हम तथाकथित मुख्य धारा का कहते हैं और जो लिटरेचर हम अपनी धाराओं का कहते हैं, उन धाराओं के कैननों में या प्रति कैननों में, हरकेश गौतम भी उपलब्ध हुए हैं। अभी जल्दी ही उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर सीतापुर में ज्वाइन किया है हिंदी विभाग में। बहुत अच्छे शोधार्थी हैं और अब शिक्षक भी बहुत अच्छे होंगे, उनका स्वागत है। तो ये जो कैनन बनते हैं, ये जो कैनन बनने की प्रक्रिया होती है, इन कमाए हुए मूल्यों या कैनन के आधार पर हम ही साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। मान लिया अगर कोई ब्राह्मणवादी कैनन है, ब्राह्मणवादी मूल्यांकन का टूल है, तो उस टूल के आधार पर अगर हम लिटरेचर का मूल्यांकन करेंगे, हम दलित साहित्य का मूल्यांकन करेंगे, हम आदिवासी साहित्य का मूल्यांकन करेंगे, या हम स्त्री साहित्य का मूल्यांकन करेंगे, तो वह मूल्यांकन उस कैनन में फिट नहीं हो पाएगा। और अगर उस कैनन में फिट नहीं हो जा पाएगा तो हमको कहेंगे वो अच्छा नहीं है, दूसरे को हम बिल्कुल अच्छा नहीं कहेंगे। तो ये जो कैनन निर्माण की प्रक्रिया है, यानी कि हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को अगर हम देखें, माने वो आदिकाल है, मध्यकाल है और आधुनिक काल है। मैं ज़्यादा बहुत लंबे समय तक नहीं जाऊंगा, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको मध्यकाल का देना चाहूँगा कि उद्धव प्रसंग जो है, गोपी उद्धव प्रसंग, वो हिंदी साहित्य में, माने उद्धव नाम का कोई पात्र नहीं है, लेकिन निर्गुण पंथ यानी कि जो संतों की विचारधारा थी, उस विचारधारा पे जीत हासिल करने के लिए, योग को झूठा बनाने के लिए, निराकार ईश्वर को झूठा बनाने के लिए, और जो
निर्गुणपंथी जो चीजें मानते थे उनको प्रतिकार करने के तौर पे आम जनता को समझाने के लिए उस समय के रचनाकारों ने उद्धव को लाके खड़ा किया। उद्धव को वकील, वो गोपियों को अपनी बात समझाता है, तो वो बात समझाता है उन्हीं कैननों का, यानी कि अपने कैनन के निर्धारण के लिए जो मुख्य धारा का समाज है या जो तथाकथित मुख्य धारा का समाज है वो कैसे प्रतिमानीकरण करता है। या इसी तरह से आप देखिए कि जो तुलसीदास के कैनन हैं, जो निराला के कैनन हैं, जो मुक्तिबोध के कैनन हैं, वही कैनन जय फाकिर के नहीं है, या वही कैनन शैली किरण के नहीं है, विपिन टाइगर के नहीं, या हमारे दूसरे जो सहयोगी साथी लिख रहे हैं, बहुत लंबे समय तक पुराने लोग लिख रहे हैं, उनके कैनन वही नहीं है। तो ये जो कैनन के आधार पे जो निर्मिति होती है, विचारों के कैनन जो बनते हैं, उन्हीं कैनन के आधार पे कुछ ऐसे विचार हैं जिसको हम लगातार दूसरों को खारिज करते रहते हैं और कुछ लोगों को लगातार प्रमोट करते रहते हैं। अनुज भाई यहाँ पे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत दिनों से लाइव का कार्यक्रम चल रहा है, उनसे अक्सर बातचीत भी होती है कि हिंदी कविता जैसे बड़े चैनल पे जिसमें ज़्यादा दर्शक होते हैं, ऐसे चैनलों पे दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को क्यों नहीं बुलाया जाता है। तो सीधी सी बात है, उन कैनन में दलित, आदिवासी और पिछड़े शामिल नहीं हो पाते। एक तो मूल्यांकन जो प्रतिमानीकरण होता है, कैनन जो बनता है, वो कैनन तथाकथित मुख्य धारा के कैनन होते हैं, और जब दलित साहित्य के प्रतिमान बनते हैं तो उन प्रतिमानों से अलग होते हैं। प्रति कैनन उसको हम कह सकते हैं, हालांकि प्रति कैनन नहीं कहना चाहिए, दलित साहित्य के अपने भी कैनन या आदिवासी साहित्य के अपने भी कैनन है। और थोड़ी सी बात हम कर लें प्रतिमान। प्रतिमान जिसको अंग्रेजी में मॉडल कहते हैं, प्रतिदर्श कहते हैं, प्रतिरूप कहते हैं। तो चूंकि हमें बात करनी है दलित साहित्य के प्रतिमान पे, तो प्रतिमानों को भी जानना जरूरी है कि प्रतिमान क्या होता है। तो वह रूप होता है। प्रतिमानों को हम मोटे मोटे तौर पे एक तरीके से अगर हम बातचीत करें तो एक सैद्धांतिक प्रतिमान होता है जिसमें आइडिया होता है, विचार होता है, उसमें नियम होती हैं, अवधारणाएं होती हैं, उसको सैद्धांतिक प्रतिमान हम लोग कहते हैं। और दूसरा होता है, उसको अगर हम और क्लासिक डिवीजन करें तो एक भौतिक प्रतिमान होता है, भौतिक मॉडल होता है। उस मॉडल में होता है कि जैसे उसमें हम नमूना बना देते हैं। नमूना का मतलब है जैसे हम विमान अगर बच्चे को दिखाना है तो हम विमान की एक प्रतिकृति ला के दे देंगे, या मान लिया जैसे मैं आपके सामने उपस्थित हूँ तो मैं भौतिक रूप में आपके उपस्थित नहीं हूँ, लेकिन मुझे आप सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे महसूस कर पा रहे हैं। तो ये एक तरीके से भौतिक प्रतिमान है। मैं हूँ नहीं, लेकिन मैं लग रहा हूँ आपको, मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन उस जय भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि कबीर की प्रतिक्रिया तुलसीदास है, ना कि उल्टा। तो इसी तरह से एक वैज्ञानिक प्रतिमान होता है, साइंटिफिक, जिसमें हम नमूने, मॉडल, प्रतिदर्श भी बनाते हैं। जैसे हमें आजकल अगर समझाना होता है कि कोरोना क्या है, तो कोरोना के समय में अभी जब सूर्य ग्रहण हो रहा था तो उस समय लोगों ने बताया कि सूर्य जब ग्रहण हो गया, पूरा चंद्रमा आ गया, तो उसके किनारे जैसे जैसे किरणें बाहर निकल रही, उसी तरह से कोरोना का स्वरूप है। और एक और होता है गणितीय प्रतिमान। तो इन्हीं प्रतिमानों के आधार पे, मैंने प्रतिमानों को हम, मॉडल को या उन प्रतिदर्शों को हम कई ढंग से बांट सकते हैं, लेकिन जब हम लिटरेचर में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से देखनी होती है कि वो जो लिटरेचर जिसका हम बांट कर रहे हैं, यानी कि जो प्रतिमान बनाए जा रहे हैं, वो आध्यात्मिक ढंग से बनाए जा रहे हैं, भौतिकवादी ढंग से। शैली जी ने ठीक याद दिलाया। तो यह जानना बहुत जरूरी है। जब हम ये बात कहते हैं कि हमें दलित साहित्य के प्रतिमान पे बात करनी है, तो इससे पहले ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से मुझे कहनी चाहिए कि दलित साहित्य के प्रतिमान जानने से पहले हमें तथाकथित मुख्य धारा या सवर्ण साहित्य का या ब्राह्मणवादी धारा का जो लिटरेचर है उसके प्रतिमानों को जानना बहुत जरूरी है। मैं एक बात बहुत बार इधर उधर कहता हूँ, जय फाकिर साहब की ये बात मुझे बहुत हंट करती है, बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत प्रभावित हूँ इस बात से कि दलित का अध्ययन उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितना ज़्यादा ब्राह्मण का अध्ययन होना चाहिए। मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ कि दलित साहित्य का लिटरेचर तो ठीक है, हम दलित साहित्य में पीड़ा की बात करते हैं, संतरास की बात करते हैं, कुंठा की बात करते हैं,
दमन की बात करते हैं, शोषण की बात करते हैं, ठीक है, ये सारी बातें करते हैं, लेकिन हम उन कारणों पे नहीं जाते हैं कि किसी का शोषण कौन करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, किसी का दमन कौन करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, किसी को परेशान कोई कौन करता है, कैसे करता है, उसकी प्रविधियां क्या होती हैं, इन सारी चीजों पे हम लोग बातचीत नहीं करते हैं। पता नहीं, जबकि मुझे लगता है कि ये मॉडल होना चाहिए। जय फाकिर साहब इसको बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, मेरे पास तो उतनी अच्छी भाषा नहीं है कि मैं इस बात को बहुत ठीक से समझा पाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि उस तरह के अध्ययन की भी जरूरत है जहां पे हम शोषितों के बारे में तो बातचीत करें, शोषितों का तो हम अध्ययन करें, लेकिन शोषकों का भी अध्ययन करें। जैसे हमारे दिमाग में बातें डाल दी जाती हैं कि चोरी नहीं करना है, सच बोलना है, किसी के साथ धोखा नहीं देना है, और मुख्य धारा का जो साहित्य है उसी तरह का है। जैसे संस्कृत साहित्य कहता है वसुधैव कुटुंबकम, और अपने ही लोगों को घर बनाने के लिए जगह नहीं देता है। या विवेकानंद जाके अमेरिका में कहते हैं मेरे अमेरिका के भाई और बहनों, लेकिन भारत में उनको भाई और बहनों नहीं दिखते हैं। यहाँ के लोगों को अपनी बात नहीं समझा पाते हैं, वो जाति पाति और दूसरे सामाजिक मुद्दों पे बातचीत नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उस मॉडल या प्रतिदर्श या प्रतिमान की बात करनी होगी जो मुख्य धारा का मॉडल है, जो उत्पीड़क का मॉडल है। उस मॉडल का अध्ययन किए बगैर हम सारी हायरार्की को नहीं समझ सकते, उस साहित्य के प्रतिमानों को भी हम ठीक से नहीं समझ सकते। जो बने बनाए प्रतिमान हैं, उन बने बनाए प्रतिमानों के बरक्स जो प्रतिमान खड़े हो रहे हैं, उनकी वैचारिकी को भी हम ठीक से नहीं समझ सकते। तो हमें देखना होगा कि ये जो प्रतिमान बन रहे हैं, जैसे तथाकथित मुख्य धारा है, तो जो मुख्य धारा है उस मुख्य धारा की जो वैचारिकी है, जो उसके केंद्र में विचार है, जो उस रचना के मूल का जो उत्स है, जहां से वो पैदा होती है, वो जहां से पैदा होती है उसके मूल में क्या है। तो हम सोच सकते हैं कि क्या उसके मूल में धर्म सत्ता है, क्या उसके मूल में पाप पुण्य है, क्या उसके मूल्य में ईश्वर है, क्या जो दूसरी शब्दावलियां हैं, वो धर्म सत्ता की जितनी भी दूसरी शब्दावलियां हो सकती हैं, मायाचारी चीजें हो सकती हैं, द्वैत अद्वैत हो सकता है, वेदांत हो सकता है, ठीक है, या इसी तरह से मिलती जुलती चीजें, क्या किसी भी लिटरेचर के किसी भी रचनाकार जो रचनाकार लिख रहा है या जिस वर्ग की रचनाएं आ रही हैं, उस रचना के मूल में क्या धर्म सत्ता है, या मनीष भाई भी उपलब्ध हैं, उनका भी स्वागत है, या उस लिटरेचर के केंद्र में पितृसत्ता है, जहां पे पिता के सारे हक, संपत्ति के भी हक, विचार के भी हक, राजनीति के भी हक, यानी कि जो वर्चस्व के सारे संकेंद्रण हैं, उन सारे संकेंद्रणों पे उसके पुत्र का हक होगा, पुत्री का हक नहीं होगा। यानी कि लिटरेचर ब्राह्मणवादी सत्ता से प्रभावित है, या धर्म सत्ता से प्रभावित है, या पितृसत्ता से प्रभावित है, या सामंतवादी सत्ता से प्रभावित है, या उसके जो सौंदर्य शास्त्रीय मूल्य हैं, वो सौंदर्य शास्त्रीय मूल्य जो आनंदवाद की वकालत करते हैं, उस आनंदवाद के खेमे में, उस आनंदवाद के खेमे में चाहे वो बिंब हो, चाहे प्रतीक हो, चाहे मिथक हो, उन सारी चीजों पे बातचीत करते हैं। तो हमें उस लिटरेचर के नकलीपन पे, जब तक हम इन सारी चीजों को, यानी कि धर्म सत्ता, पितृसत्ता, सामंतवाद और उसके विचारों के केंद्र में जो लिटरेचर है, जब तक हम उसकी पड़ताल नहीं कर पाएंगे, मैं सीधी तौर पे जानता हूं, मेरे लिए सबसे बड़ा रचनाकार वही है जो धर्म सत्ता का लेखन नहीं करता है, जो पितृसत्ता का लेखन नहीं करता है, जो सामंतवाद का लेखन नहीं करता है, जो संवैधानिक मूल्यों की रचना करता है। तो वही लिटरेचर मेरे लिए मान्य है। और वो लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य का जो नकलीपन है, उस नकलीपन माने इस नकलीपन का साहित्य बहुत ज्यादा है। मैं तो बार बार अपने बच्चों को या दूसरे साथियों से जब बातचीत करता हूं, तो मैं उसको हिंदी साहित्य नहीं कहता हूं, मैं उसको हिंदू साहित्य कहता हूं। हिंदी साहित्य नहीं है, हिंदू साहित्य है। उसके मूल में आप देखिए कि धर्म सत्ता की जितनी चीजें, विद्यापति जैसे आदमी को पढ़ाना होता है,
या तुलसी को पढ़ाना होता है, या दूसरे रचनाकारों को पढ़ाना होता है, तो हम बोलियों का साहित्य लेते हैं, धर्म की रचना, यानी कि पूरे का पूरा राम कथा, कृष्ण कथा, जिसको कालीचरण स्नेही सर राधावादी साहित्य, विष्णुवादी साहित्य और मार्क्सवादी साहित्य कहते हैं, उस लिटरेचर में हिंदी का जो हिंदीपन है वो बहुत कम है। तो इस साहित्य के, यानी कि ब्राह्मणवादी मूल्यों या धर्मसत्तावादी मूल्यों के बरक्स जो कोई लिटरेचर होगा वह दलित साहित्य होगा, और उसके प्रतिमान बनाने की कोशिश लगातार हमारे रचनाकारों ने, मतलब हमारे बहुत सारे रचनाकारों ने उसकी कोशिश की है, बताने की बात की है। यानी कि अगर हम धर्मसत्ता का विरोध कर रहे हैं तो धर्मसत्ता के विरोध का अगर कोई लेखन होगा तो वह लेखन दलित साहित्य का लेखन होगा, दलित साहित्य के प्रतिमानों का लेखन होगा। इसी तरह से अगर हम पितृसत्ता के विरोध का लेखन करेंगे तो वह जो लेखन होगा वह लेखन भी हमारे दलित साहित्य का लेखन होगा। या जो यथास्थितिवाद है, यथास्थितिवाद के खिलाफ का जो लिटरेचर होगा वह लिटरेचर भी दलित साहित्य का प्रतिमान होगा। इसी तरह से जो साहित्य का नकलीपन गढ़ लिया गया है, साहित्य के नकलीपन में जो बिंब घुसाए गए हैं, जो प्रतीक घुसाए गए हैं, जो मिथक घुसाए गए हैं, और एक बड़ा लिटरेचर आता है अलंकारवादी साहित्य का, मतलब शास्त्रीय समीक्षा की जो चीजें आती हैं, उन प्रतिमानों के बरक्स जो व्यवहारवादी चीजें हैं, उन व्यवहारवादी चीजों के मूल्यों से जो लिटरेचर लिखा जाएगा वो लिटरेचर दलित साहित्य का लिटरेचर होगा, और दलित साहित्य के प्रतिमानों पे वो बातचीत करेगा। यानी कि एक ऐसा लिटरेचर जो समानतावादी दृष्टिकोण को व्यक्त करता हो, जो समतावादी दृष्टिकोण को व्यक्त करता हो, जो यथास्थितिवाद के खिलाफ हो, जिसका उद्देश्य अध्यात्म नहीं वस्तुतः भौतिकता है, क्रांति है, उद्वेग है, विचलन है, जिसका उद्देश्य परिवर्तन है, ऐसे सारे उद्देश्यों को लेकर के जो लिटरेचर हमारे सामने आता है वह लिटरेचर, वो जो अतीत की, जैसे भारत सोने की चिड़िया था, तो जो सोने की चिड़िया थी वो उड़ गई, उसने कोई खोज नहीं की। हम भारत में महान इसलिए हुए क्योंकि हम लोगों ने देवी खोजे, देवता खोजे, मंदिर बनाए हम लोगों ने, है ना, और हम लोगों ने भूत खोजा, आत्मा खोजी, परमात्मा खोजा। हम लोगों ने भौतिकता की जो जीवन में काम आने वाली चीजें, हमने ऑक्सीजन की मशीनें नहीं खोजी, हमने कोरोना की दवाई हम नहीं खोजेंगे, हम दूसरी जो संसाधन की चीजें हैं वो हम नहीं खोजे, मोबाइल हमने नहीं खोजा, हमने गाड़ियों का संसाधन नहीं खोजा। तो एक जो परंपरावादी मूल्य के कैनन थे, उन कैननों के आधार पे जो लिटरेचर लिखा गया, उनके बरक्स जो प्रतिक्रांति का लिटरेचर लिखा गया, जो वैज्ञानिक चेतना का लिटरेचर लिखा गया, जो तर्क का लिटरेचर लिखा गया, जो परिवर्तनकामी उद्देश्यों को लेकर जो लिटरेचर लिखा गया और उसके जो प्रतिमान बने, वो प्रतिमान दलित साहित्य के प्रतिमान। और उसमें यह भी जरूरी है, जब दलित साहित्य के प्रतिमान बनने की बात हुई तो जैसा कि दामोदर मोरे सर ने याद दिलाया कि यथास्थितिवाद के खिलाफ का जो लिटरेचर, तो यथास्थितिवाद के खिलाफ का जो लिटरेचर है वो निश्चित तौर से वैज्ञानिक चेतना का लिटरेचर है। और इस तरह के लिटरेचर को जब हम प्रामाणिकता के साथ लिखेंगे, हमने कभी अमेरिका नहीं देखा, हमने कभी इंग्लैंड नहीं देखा, और हमने पोथा लिख दिया इंग्लैंड और अमेरिका पे। ब्राह्मणवादी साहित्य इसी तरह का है, उसने कभी अनुभूति नहीं ली। निराला ने अगर वह तोड़ती पत्थर नाम की कविता लिखी, तो अगर वो तोड़ती पत्थर वाली स्त्री के प्रतिदर्श को देख पाते, रूप को देख पाते, प्रतिमान को देख पाते, तो उनको छातियां और नितंब ना दिखते। ये जो लिटरेचर है, या काशीनाथ सिंह की कहानियां पढ़िए आप, बड़े इंटरेस्टिंग कहानी, एक दिन थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रहा था, कहानी का नाम तो अभी भूल रहा हूं। उसमें एक नायिका है जो किसी ठाकुर साहब हैं, उनके ऊपर उनका घर है और नीचे वो गोबर पाथने का काम करती है, और उनके बड़े भाई से उसका प्रसंग है, प्रेम प्रसंग है। प्रेम प्रसंग जैसा कुछ नहीं है, माने शारीरिक लेन देन है। और एक दिन क्या होता है कि उनका छोटा भाई उसी घात में बैठा हुआ होता है, वो बड़ा भाई कहीं बाहर गया हुआ होता है, और अंदर जब वो आता तो देखता है कि उसका छोटा भाई उससे बातचीत कर रहा है उस नायिका से।
और उसे बता रहा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तो उसको धक्का लगता है। बाद में दोनों उसको उपभोग करते। तो उनकी जो दृष्टि है स्त्री को लेकर के, जो सामंतवादी दृष्टिकोण से लिखने वाले लोग हैं, जो पितृसत्तात्मक हायरार्की में बैठने वाले लोग हैं, वो किसी भी चीज को, दलित स्त्री को जब देखेंगे तो वो श्रम का महत्व नहीं समझेंगे, वो उसकी मेहनत नहीं देखेंगे, वो उसकी छाती कूल्हे और नितंब देखेंगे। तो ये जो पितृसत्तात्मक चेतना से लिखा हुआ लिटरेचर है, उसके बरक्स जो लिटरेचर लिखा जाएगा, यानी कि अनुभूति की प्रामाणिकता बहुत जरूरी है। और जो पूरे का पूरा दलित लिटरेचर आया, वह लिटरेचर इसलिए भी हमारे सामने महत्वपूर्ण हुआ क्योंकि उसने यथा स्थितिवाद के बरक्स ऐसी चीजों की बात की कि जो अनुभूति से जुड़ा हुआ हो। बिना अनुभूति के कोई भी हम लिटरेचर नहीं लिख सकते। तो दलित साहित्य के जो भी प्रतिमान बनेंगे, वो प्रतिमान उन्हीं आधार पे बनेंगे। अब मित्रों, थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं दलित साहित्य की अवधारणा पे। मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, आप सब प्रबुद्ध लोग हैं कि दलित साहित्य क्या है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अभी थोड़े दिन पहले हमारे मित्र पटेल साहब, शिव कुशवाहा जी ने सोशल मीडिया पे उठाया था। ये सवाल मुझे भी बार बार परेशान करता है और ये बार मैं 2-3 बात कह भी कर चुका हूँ। लेकिन जिसको हम दलित टर्म कहते हैं, वो दलित में मेरे जानते वो सारे जो दमित दलित हैं, दलन तो सबका होता है, लेकिन जो पारिभाषिक है कि दलित जो है वो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, दलित जो है वो आदिवासी हैं, दलित जो है वो अनुसूचित जातियों के लोग हैं। तो वो पूरे का पूरा लिटरेचर दलित साहित्य। हालांकि ये फांक मुझे दिखाई देती है। एक ये बात पहले से भी वो, हालांकि मैंने भी इस पे इसी शब्दावली को, मुख्य धारा की शब्दावली को ग्रहण करते हुए अस्मितामूलक साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नाम से एक किताब संपादित की है। और अस्मिता की जो राजनीति जुड़ती है, जहाँ पे सेल्फ की पहचान, आइडेंटिटी की पहचान होती है, उस आइडेंटिटी की पहचान में हम लोगों को खत्म कर दिया जाता है। तो जैसे आदिवासी स्वयं है, वंदना टेटे का एक लेख है, तो उसमें कहती हैं कि हम अस्मिता नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमें अस्मिता कहा जाता है, हमको हाशिए पे धकेल दिया जाता है। जिन लोगों को हाशिए पे रहना चाहिए वो मुख्य धारा हो जाते हैं, और जिनको मुख्य धारा में होना चाहिए वो हाशिए पे आ जाते हैं। तो अस्मिता की, लेकिन जब तक अस्मिता भी शब्द उन्हीं लोगों का दिया हुआ है, तो जो अस्मिता की राजनीति है, इस अस्मिता की राजनीति के मूल में जो प्रतिमान बनते हैं, वो जो अवधारणा बनती है, उन अवधारणाओं के मूल में जो दलित लेखन है, उस दलित लेखन में दलित भी आएंगे, उस दलित लेखन में पिछड़े भी आएंगे, उस दलित लेखन में आदिवासी भी आएंगे। हालांकि हमारी वैचारिकी में यह फांक है, हमें इस पर विचार करने की जरूरत है कि हमें देखना चाहिए कि जो गैर ब्राह्मणवादी कौमें हैं, पसमानदा हैं, वो हमारे लेखन में आए और उसको हम दलित लिटरेचर कहें। अभी जो दलित लिटरेचर बना हुआ है वह एक तरीके से अनुसूचित जातियों का लिटरेचर होकर रह गया है। ये बहुत ठीक बात नहीं है। हम मुक्ति, जैसे कहते हैं ना, मुक्ति अकेले में नहीं मिलती है। ये तो हिंदूवादी परंपरा है जो कहती है अकेले में मुक्ति मिलती है, अकेले में ध्यान लगाइए, ध्यान करिए तो आपको मुक्ति मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी मुक्ति मिलेगी, सामूहिक मुक्ति मिलेगी। इसलिए जो समान धर्मा लोग हैं, समान विचार के मानने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों को इस मुक्ति के सवाल पे, यानी कि दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, स्त्रियों को, सब लोगों को दलित साहित्य में माना जाना चाहिए। और उस पे अस्मिता का मतलब होता है आइडेंटिटी। शिवाली हीरा ने पूछा है, जो हम आइडेंटिटी बेस्ड जो बातें होती हैं एक विशेष पहचान के तौर पे, जैसे हम किसी को विशेष कहते हैं, जैसे हम स्पेशल चाइल्ड जैसे बोलते हैं, तो स्पेशल का मतलब होता है कि वो किसी क्षेत्र में वो किसी ने कोई ना कोई उसके अंदर कमी है। तो ये जो दलित साहित्य की अवधारणा है, उसमें जो गैर ब्राह्मणवादी जमाते हैं उनको शामिल करने की जरूरत है। इन संकीर्णताओं से ये मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी जो दलित साहित्य की पत्रिकाएं निकलती हैं उसमें आदिवासी मुद्दे गायब हैं, या पिछड़े समुदायों के जो मुद्दे थे वो मुद्दे भी गायब हैं। और होना ये चाहिए कि वो मुद्दे आने चाहिए, नहीं तो हमारा सवाल कमजोर पड़ेगा, हम स्वयं कमजोर पड़ेंगे। इस मुद्दे पे हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। तो जो इसमें यानी कि विस्तृत तौर पे बात करने की जरूरत नहीं कि दलित लिटरेचर क्या है, भोगा हुआ यथार्थ क्या है,
स्वानुभूति क्या है, सहानुभूति क्या है। लेकिन यह है कि किसी भी विचार के केंद्र में जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और दूसरी चीजें होती हैं, वो सारा का सारा लिटरेचर दलित लिटरेचर है। अब देखिए, इस आधार पे मैं शैली जी से जब बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि मेरी बार बार बड़ी चिंता है, मैं इस बात पे जरूर बात करना चाहता हूँ। हिंदी साहित्य के मुख्य धारा का जो साहित्य है, तथाकथित मुख्य धारा का जो साहित्य है, उसको जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत सारी जगहों पे बाबा साहब अम्बेडकर का प्रभाव दिखाई देता है। प्रभाव का ये मतलब नहीं होता है कि डायरेक्ट कोई नाम लेकर कहेगा कि प्रभाव, जैसे मैं दामोदर मोरे सर से प्रभावित हूँ, या मैं नामदेव ढसाल की कविता मैंने आप पढ़ी, मैं नामदेव ढसाल की कविताओं से बहुत प्रभावित हूँ। मैं मलखान सिंह की कविताएं बहुत मन से पढ़ता हूँ, तो मलखान सिंह से मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी कविता या अपने लेख में मलखान सिंह का नाम लिखूंगा, या नामदेव ढसाल का नाम लिखूंगा, या जय फाकिर का नाम लिखूंगा तभी मैं उनसे प्रभावित हूँ, ऐसा जरूरी नहीं। तो मुझे बार बार जो तथाकथित मुख्य धारा का लिटरेचर है, उस मुख्य धारा के लिटरेचर में मुझे बार बार दिखाई देता है कि उस लिटरेचर में बाबा साहब अंबेडकर का बहुत ज्यादा प्रभाव है। प्रेमचंद के कई पाठ हैं, दलित लिटरेचर में प्रेमचंद के कई पाठ हैं। मैं पिछले अपने वक्तव्य में मैंने कहा था कि दलित का अपना एक नजरिया है। जैसे उनकी एक कहानी सदगति का उदाहरण देके मैंने कहा था कि सदगति अगर कोई दलित लिखता तो उसका नाम दुर्गति होता, सदगति ना होता। तो अपने अपने पाठ हो सकते हैं, अपने अपने परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन इन पाठों और परिप्रेक्ष्यों के मूल में एक होता है समानुभूति और एक होता है स्वानुभूति। तो समानुभूति के लिए हमारे पास कोई दूसरा भी आदमी हो सकता है, अपने आप को डीकास्ट करके हमारे यहां आ सकता है वो, लेकिन हमें उसके उद्देश्यों को बहुत बारीकी से पकड़ना होगा कि कोई किस उद्देश्य को लेकर के हमारे बीच आ रहा है। तो अगर कोई डीकास्ट होके आ रहा है समानुभूति, जैसे मैं 2-3 उदाहरण आपको देना पसंद करूंगा। जैसे तेजिंदर का काला पादरी है, या मनु भंडारी का है महाभोज। तो उन्होंने दलित जीवन की पीड़ा को दर्शाया है। या नाचो बहुत गोपाल का उदाहरण जय फाकिर साहब अक्सर देते रहते हैं। तो एक होता है कि मानसिक स्तर पर बराबरी कर लेना, मानसिक स्तर पर दलितपन को अपने भीतर ले आना, और एक होता है अपनी अनुभूति से किसी चीज को लिखना। दलित लिटरेचर का एक बड़ा हिस्सा हम लोगों के सामने अभी उपलब्ध है, तो उसमें दलित जीवन पे लिखी हुई आत्मकथाएं हमारे पास हैं, उन आत्मकथाओं को हम लोग देख सकते हैं। तो यहां पे मेरे कहने का मतलब है कि जो वो समानुभूति है, जो उस दर्द के साथ हमारे साथ आ रहा है, हम उसके साथ भी बढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें होशियार रहने की बहुत जरूरी है। और जब भी हम कोई प्रतिमान निर्धारित करेंगे, उन प्रतिमानों को बनाना बहुत जरूरी होगा। शुरू के दिनों में आप देखिए कि जितने भी दलित लिटरेचर के लिखने पढ़ने वाले लोग थे, उन्होंने ब्राह्मणवादी लोगों को समान अनुभूति होने के बावजूद भी अपने लेखन में स्वीकार्यता नहीं दी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमने स्वीकार्यता दी तो वो इस आंदोलन को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। वो हिंदू संस्कृति या तथाकथित जो ब्राह्मणवादी धारा है, उसकी विशेषता ही यही है कि वो तोड़ के खत्म कर देगा, वो हमारे आंदोलन को खत्म कर देगा, और वो आंदोलन अभी भी खत्म कर रहा है। उस तरह के एक पाठ हमें लगातार मुझे भी दिखाई दे रहा है। मुझे कहने में कोई भी गुरेज नहीं है कि जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिटरेचर में भी ब्राह्मणवादी लिटरेचर आया है, ब्राह्मणवादी सोच आई है। अभी मैं एक देहरादून के कार्यक्रम में, ओम प्रकाश वाल्मीकि पे एक कार्यक्रम था, उसमें मैं भी आमंत्रित था, बातचीत कर रहा था। वहाँ पे हीरालाल राजस्थानी जो दलित लेखक संघ के अध्यक्ष हैं, वो भी आमंत्रित थे। उन्होंने दलित लिटरेचर को जो पोर्ट्रेट किया, उन्होंने कहा दलित लिटरेचर तो गाली का साहित्य है, उसमें भी विचारों की कमी है। तो इस तरह का जब हम कैनन लेके जाते हैं, इस तरह का प्रतिमान हम जब दूसरों लोगों के सामने लेकर के जाते हैं, तो निश्चित तौर पे वो, जैसे दलित लिटरेचर गाली का साहित्य नहीं है, या जो सवर्णवादी मुख्यधारा के आलोचक वो कहते हैं कि आक्रोश का साहित्य नहीं है। भाई ये मैंने आक्रोश का साहित्य है, दलित लिटरेचर आक्रोश का लिटरेचर नहीं है भाई, वो आक्रोश का नहीं, करुणा का लिटरेचर है। जब शिवराज सिंह बेचैन क्रौंचबद्ध की वो कविता लिखते हैं तो उसमें आक्रोश नहीं है, करुणा है। लेकिन यही बात होती है कि आप किसी चीज को दिखाते कैसे हो। एक उदाहरण है, एक छोटी सी बात मैं यहां पे आपके सामने कहूंगा कि
जैसे राम का एक धार्मिक अध्ययन हम लोग करते हैं, राम का एक धार्मिक अध्ययन है, एक सामाजिक अध्ययन है। कभी राम का अध्ययन आर्थिक नजरिए से नहीं हुआ है। कभी आप सोचिए कि जो राम है, राम नामी जो चीज है, उसका आर्थिक परिप्रेक्ष्य क्या है, उससे आर्थिक चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं, उसे संपत्ति कैसे बनाई जाती है, उसे मठ कैसे कब्जाए जाते हैं, उसे कमाई कैसे होती है दूसरे संसाधनों में। तो आर्थिक नजरिए से जैसे कोई अध्ययन नहीं हुआ। तो उन यानी कि दलित लिटरेचर का जो भी प्रतिमान बनेगा, उस प्रतिमान में हमें यह बात ध्यान रखनी होगी कि आक्रोश का लिटरेचर नहीं है, वो करुणा का लिटरेचर है। और जो भी प्रतिमान बनेगा दलित लिटरेचर का, जो बना है या जो बन रहा है, वो प्रतिमान संवैधानिक मूल्यों के आधार पर होगा। यानी कि वह लिटरेचर तभी मान्य होगा जो संवैधानिक मूल्यों पे आधारित होगा, जो समता पे आधारित होगा, बद्धता पे आधारित होगा, समानता पे आधारित होगा, जो तर्क पे आधारित होगा, और जिसकी जो बार बार किसी भी कसौटी पे कसा जाएगा। जो एक और सौंदर्य शास्त्र हमारा बनेगा, जो प्रतिमान बनेगा, वो प्रतिमान बनेगा मुक्ति की कामना से, मुक्ति के बंधन से नहीं। यानी कि जो जैसे धर्म की बात होती है, जैसे मैंने कहा कि धर्म सत्ता से अनुप्राणित, जैसे तुलसीदास का जब हम मूल्यांकन करेंगे तो निश्चित तौर पे तुलसीदास का मूल्यांकन धर्म सत्ता के बहाने होगा, पितृसत्ता के बहाने होगा, सामंतवाद के पोषण के बहाने होगा। इसलिए जो छद्म मार्क्सवाद हमारे बीच में आया, वो दलितों के सवाल को हल नहीं कर पाया, आदिवासियों के सवाल को हल नहीं कर पाया। वो समानुभूति का भी साहित्य नहीं, क्योंकि एक जनेऊ बाहर था, दूसरा जनेऊ भीतर हो गया। तो इसलिए वो आर्थिक नजरिए से सब कुछ देखता रहा। स्त्री के प्रश्न को उसने हरिकेश गौतम ने लिखा है कि पूरा आक्रोश नहीं बल्कि रैदास की तरह वैकल्पिक समाज का निर्माण, जिसकी लोकतांत्रिक परंपरा रही है। बिल्कुल उस बेगमपुरा की संकल्पना रहेगी उसके पीछे। तो जो संवैधानिक मूल्य हैं, उन संवैधानिक मूल्यों के बरक्स जो हमारा लिटरेचर बनेगा, वो मुक्ति की कामना वाला होगा। अभी तो सवाल ये उठ रहा है कि मनुष्य को मनुष्य के बराबर माना जाए। मनुष्य को मनुष्य के बराबर पैसे से नहीं माना जाएगा भाई। पैसा आ जाने से, आर्थिक बराबरी आ जाने से मनुष्य मनुष्य के बराबर नहीं हो पा रहा है, उसको दूसरी सारी चीजों की जरूरत है। और जो हमारे मुख्य धारा का लिटरेचर है, वह मुख्य धारा का लिटरेचर मनुष्य को मनुष्य मानने, क्योंकि अगर आप धर्म सत्ता के साथ लिख रहे हैं, आप पितृसत्ता के साथ लिख रहे हैं, आप सामंतवाद के साथ लिख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप भेदभाव मूलक लिटरेचर लिख रहे हैं। लेकिन इसकी पड़ताल अभी तक नहीं हुई है। जो तथाकथित मार्क्सवादी हैं, आलोक धनवा, बनारस के एक कविता पाठ में मैं भी शामिल था, आलोक धनवा जी वहां पे अध्यक्षता कर रहे थे, और उन्होंने राम की शक्ति पूजा को ही भारतीय संस्कृति का प्रतीक कहा। तो अगर शक्ति पूजा ही हमारा प्रतीक है, शस्त्र पूजा ही हमारा प्रतीक है, शस्त्र की संस्कृति ही हमारी संस्कृति है, तो मैं ऐसी संस्कृति का विरोध करता हूं। हमारी संस्कृति शस्त्र की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति करुणा की संस्कृति है, प्रेम की संस्कृति है, सहृदयता की संस्कृति है, भ्रातृत्व भाव की संस्कृति है, बुद्ध की संस्कृति है। युद्ध की संस्कृति हम कभी नहीं मानते, और जरूरत पड़ती है तो शांति के लिए हम युद्ध भी करते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी में शस्त्र नहीं है। मेरे जो अपने, अगर मैं अपनी देवी देवताओं की कल्पना करूंगा, तो मेरी देवी देवताओं के हाथ में कभी भी, अगर ऐसा कभी हो, मैं एक हाइपोथेसिस दे रहा हूं, कल्पना की बात कर रहा हूं, कि कभी भी उनके हाथ में शस्त्र नहीं होगा, भाला बर्छी नहीं होगा, तीर तलवार नहीं होगा। उनके हाथ में होगी तो कलम होगी, उनके हाथ में होगा तो संविधान होगा, उनके हाथ में होगा तो परिवर्तन की वैज्ञानिक दूसरी चीजें होंगी। ये सारी चीजें, यानी कि मार्क्सवाद भी उस वर्ग के सवाल में भारतीय चीजों को शामिल नहीं कर पाया। बाबा साहब अम्बेडकर तो इस मामले में बहुत स्पष्ट थे। तो दलित साहित्य का जो कैनन बनेगा, वह कैनन मुक्तिकामी कैनन होगा, और उस पर लगातार, चाहे शरण कुमार लिम्बाले हो, चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, उन पे उन्होंने काम किया भी है। एक सवाल और है, जो लिटरेचर बनेगा, जो प्रतिमान बनेंगे, जो प्रतिमान हैं, वो प्रतिमान, जो जिन प्रतिमानों की बात हो रही है, वो प्रतिमानों में भाषा एक महत्वपूर्ण टूल होगी कि भाषा का क्या सवाल है। भाषा का तो इतना
बड़ा विषय है जिस पे हम लोग बहुत लंबी बातचीत कर सकते हैं। मैं खुद ही जिस विद्यालयों में पढ़ के आया, मुझे बताया गया कि दुनिया में एक देव भाषा हुआ करती है। मुझे कभी भी नहीं बताया गया कि एक राक्षस भाषा भी होती है। जिस प्रदेश से मैं पढ़ के आया उसको कहते थे ये देव भूमि है, उत्तराखंड देव भूमि है। तो मैं नहीं समझ पाता था कि वो असुर भूमि क्या है, लेकिन ये तो अच्छा हुआ मेरे साथ कि मैं देव भूमि से चल के असुर भूमि में आ गया। या देव भाषा के बरक्स मैंने असुर भाषा की पहचान करना सीख गया मैं। तो ये जो देव भाषा है, निश्चित तौर पे जब कोई देव भाषा है तो उसके बरक्स असुर भाषा भी है। तो हमें ये नहीं पढ़ाया जाता, हमें पढ़ाया जाता है कि ये देव भाषा है। और हमें पढ़ाया जाता है कि भाई संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत में भी वैदिक संस्कृत सबसे पुरानी है, फिर लौकिक संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर हिंदवी है, फिर हिंदवी है, फिर हिंदुस्तानी है, हिंदी है। और जब और थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं तो उस चीज को हम लोग कहते हैं कि हिंग्लिश है, हिंग्लिश। या कश्मीर की भाषा को पैसाची भाषा, बिल्कुल पैसाची भाषा। या जैसे एक शब्द है राक्षस, रक्ष संस्कृत के रक्ष रक्षण धातु से बनता है। राक्षस का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, लेकिन बाद में बहुत सारे शब्दों के अर्थ बदल दिए जाते हैं। जैसे बुद्ध का अर्थ बदल दिया गया, या बहुत सारी ऐसी गालियां बनी है जो छोटी जातियों पे बनी है। तो मैं अभी जब बच्चों से बातचीत करता हूं, अपने नई पीढ़ियों से बातचीत करता हूं, तो मैं उनको कहता हूं कि बाबू, संस्कृत का मतलब ही होता है परिष्कृत, प्यूरिफाइड। तो कोई चीज प्यूरिफाइड तब बनेगी जब अनप्यूरिफाइड होगी। यानी कि संस्कृत भाषाओं से पहले दूसरी भाषाएं हैं। यह सवाल बिल्कुल गलत तरीके से पढ़ाया जाता है कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। कोई भी भाषा सबसे पुरानी, ये सबसे गलत चीजें हम अपने पाठ्यक्रमों में पढ़ाते हैं, लेकिन हिस्सा है, उसी चेतना में लोग जिए जा रहे हैं। जैसे कोई कहे जय भाई भोजपुरी बोलते हैं, शैली जी पहाड़ी भाषाओं में से कोई भाषा बोलती हैं, पंजाबी मिश्रित, दामोदर मोरे मराठी भाषा बोलते हैं, मैं हिंदी की जो दो उपबोलियां हैं, भोजपुरी और अवधी, उनके बीच का क्षेत्र है। मेरी स्कूलिंग पंजाब में हुई है। तो मैं अगर किसी से पूछूं कि पंजाबी सबसे पुरानी है, कि मगही सबसे पुरानी है, कि भोजपुरी सबसे पुरानी है, कि मैथिली सबसे पुरानी है, कि तमिल सबसे पुरानी है, कि तेलुगु सबसे पुरानी है, कि संस्कृत सबसे पुरानी है, तो ये बहुत बेवकूफ़ी भरा सवाल है। भाषाएं नई या पुरानी नहीं होती हैं, सभी भाषाएं समानांतर तौर पे होती हैं। जैसे हिंदी जितनी पुरानी है, हिंदी की जो समानांतर बोलियां हैं, सब बोलियां उतनी पुरानी हैं। जैसे हमारे ज़माने में हम लोग हिंदी में व्यवहार करते हैं, खासकर मैं हिंदी पट्टी लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ, इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि हिंदी के समानांतर भोजपुरी भी चल रही है, मगही भी चल रही है, मैथिली भी चल रही है, बुंदेली बघेली भी चल रही है। कुछ लोग संस्कृत भी बोलते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, यानी कि क्षेत्रीय भाषाएं भी बोल रहे हैं, वर्ल्ड लेवल की कोई भाषा अंग्रेजी जैसी भाषा भी बोल रहे हैं, और शुद्ध हिंदी भी बोल रहे हैं। तो ये समानांतर भाषाएं चल रही हैं, कोई भाषा आगे या पीछे नहीं पैदा होती है। लेकिन मूर्खों ने ये बात, क्योंकि अपना वर्चस्व स्थापित करना है, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले संस्कृत पैदा हुई। अरे संस्कृत का अर्थ ही होता है प्यूरिफाइड। तो जब तक, यानी कि पाली प्राकृत अपभ्रंश, तो मैं कहता हूं आप उल्टा कह रहे हो। पाली प्राकृत अपभ्रंश के समानांतर कोई संस्कृत भाषा, उसने अपने आप को प्यूरिफाई करके, जब हम किसी चीज को बताते हैं कि यह चीज संस्कृत से आई है, तो हम संस्कृत की महत्ता को ध्यान देते हैं। ये बहुत गलत अवधारणा है, ये वर्चस्ववादी लोगों ने ये चीज स्थापित की है। वस्तुतः यह क्यों नहीं हो सकता कि जैसे अग्नि से आग बना है, हम लोग पढ़ाते हैं अग्नि से आग बना है, ऐसे ही ऐसी मूर्खताएं हैं। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए हमारे यहाँ बहुत सारे विद्वान मित्र हैं, शैली जी हिंदी की बड़ी अच्छी जानकार हैं, वो ज़्यादा अच्छा करेक्ट कर पाएंगे हम लोगों को, कि हिंदी साहित्य का जो द्विवेदी युग है, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जिस भाषा का प्रयोग करते थे और जिस भाषा का प्रयोग आजकल हम लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया कर रही है, उन दोनों चीज़ों में, दोनों भाषाओं में ज़्यादा सहज सरल भाषा कौन सी थी? मॉडल तो हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि हम सरल से कठिन की तरफ जाते हैं, अमूर्त से, माने मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यह मूर्खता है कि हम कठिन से सहज की तरफ आए।
तो ये जो बनावटीपन है, ये भाषा का जो बनावटीपन है, इस भाषा के बनावटीपन यानी कि जो उल्टी चीजें हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि इसी तरह के विवाद पैदा होते हैं उर्दू लिटरेचर को लेकर के। संस्कृत को, क्योंकि यहाँ के मुख्य धारा की संस्कृत कभी भी जनभाषा नहीं रही, वो बहुत छोटे तबके की भाषा रही, लेकिन उसको कहा गया कि वो देवताओं की भाषा है, उसी में ग्रंथ लिखे गए और उसका पाठ होना चाहिए। तो ये भाषा के सवाल को, और अभी भी जैसे बार बार ये इस सवाल से मैं भी जूझता रहता हूँ, आप भी जूझते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैं जहाँ काम करता हूँ यहाँ पे जो हिंदी लिखी जाती है उस हिंदी में ट्रेन जाता है, और जो हिंदी मैं प्रयोग करता हूँ खड़ी बोली उसमें ट्रेन जाती है। तो जाता है और जाती है, ये कि लिंग का भेद जो है, ये बार बार मैं बहुत बार ये उदाहरण दे चुका हूँ, ये यहाँ भी ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि हिंदी भाषा तो बहुत ज़्यादा विभेदकारी भाषा है। खिड़की खुलती है, छोटी है, दरवाजा खुलता है, बड़ा है, नदी होती है, छोटी है, समुद्र होता है, बड़ा है। तो जो चीजें बड़ी होती हैं वो पुरुषवादी हैं, पुल्लिंग का व्यवहार करती है, और जो चीजें छोटी हैं वो स्त्रीवादी हैं। ये भाषा ही विभेदकारी है। तो खैर, इस विभेदकारी भाषा के मूल में जो प्रतीकों का प्रयोग होगा, जो बिंबों का प्रयोग होगा, जो मिथकों का प्रयोग होगा, उन सारे बिंबों, प्रतीकों, मिथकों के जो मिथक बनेंगे, वो जो तथाकथित मुख्य धारा के मिथक हैं, उन मिथकों से टूटकर नए मिथकों का निर्माण होगा। कुछ भी उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे अभी प्रतीकों की बात लें। प्रतीकों में बाबा साहब का प्रयोग होना शुरू हुआ है, बुद्ध का प्रयोग होना शुरू हुआ है, गैर ब्राह्मणवादी चीजें केंद्र में आई हैं, बिरसा मुंडा आए हैं, सावित्रीबाई फुले आई हैं, फूलन देवी आई हैं, राजेंद्र प्रसाद सिंह कि उसका नाम फुलवा भी हो सकता, फूलन का नाम फुलवा भी हो सकता था, या फुलेना भी हो सकता था, लेकिन फुलवा और फुलेना की जगह वो फूलन थी। तो अब फूलन का बिंब प्रयोग हो रहा है कविता में, साहित्य में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो ये प्रतीकों में अंतर आया है। जो राम था, जो सीता थी, जो ब्राह्मणवादी तबकों से आए हुए मिथक थे, उनको हम अब नए प्रतीकों में मैं एक और छोटा सा उदाहरण आप सबको देना चाहूंगा। हो सकता है समय मुझे लग रहा है कि ज्यादा ले रहा हूं, मैं ज्यादा लंबी बातचीत नहीं करूंगा, बस थोड़ी बात और कहूंगा। तो जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं एकलव्य का। अनुज लोगों ने अच्छी कविता है, अनुज लोगों ने कविता लिखी है कि वो का अंगूठा मांग लिया गया। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। वो प्रतिभाशाली दलित जो होते हैं वो अंगूठा किसी को दिया नहीं करते, वो अंगूठा दिखाने का काम करते हैं। ये जरूर ब्राह्मणवादी मिथक है, लेकिन मान लिया अगर ऐसा हुआ होगा। तो जो अंगूठा मांगने का काम था, अगर उसने अंगूठा दे दिया था, एकलव्य ने अंगूठा दे दिया था, तो अनुज लोगों ने कविता लिखी है जिसमें वो बताते हैं कि अपनी मध्यमा और अनामिका उंगलियों की सहायता से उसने फिर तीर चलाना, इन दोनों उंगलियों की सहायता से उसने तीर चलाना शुरू किया। और उसने असुर समुदाय का एक उदाहरण भी दिया है, जिसमें आज भी वो अपनी जो तीर धनुष चलाते हैं वो उन्हें अपनी दोनों उंगलियों से चलाते हैं। एक एकलव्य का उदाहरण कमल भारती जी ने लिखा है एकलव्य पे कविता, और एक एकलव्य पे कविता मैंने खुद लिखी है। मैं इसको मैंने उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसमें आत्मश्लाघा ना मानी जाए, इसको कोई अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा जो एकलव्य है उस कविता को मैं अभी पढ़ तो नहीं सकता हूँ, कविता नहीं लाया हूँ, लेकिन मैं विचार बता रहा हूँ कि वो जो मेरे समय का एकलव्य है कि वो धोखे से कुछ लोग घात लगा के बैठे हुए थे और उसने क्या किया, उन लोगों ने उसका अंगूठा काट दिया। तो नए जमाने का एकलव्य है, नए जमाने का एकलव्य अंगूठा कटने से निराश नहीं हो रहा है। उसने क्या किया है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करा लिया है। प्लास्टिक सर्जरी करा करके वो उन तत्वों से बदला लेना चाहता है जिन तत्वों ने उसका अंगूठा काटा है, उसको इस हालत तक पहुंचाया है। तो वो प्लास्टिक सर्जरी करा के फिर द्रोणाचार्य के चरणों में गया है, उनको नमस्ते किया है, वहीं पे बैठा हुआ है। पहली बात तो यह है कि उन्हीं की कृपा से उसने खुद नौकरी पा ली है,
और जुगाड़ से अपने भाई को भी लगवा लिया है, क्योंकि वो जानता है कि जब तक हम आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, तब तक हम इन दुष्टों का मुकाबला तब तक नहीं। तो उसकी मजबूरी नहीं है, वो अपनी स्ट्रेटेजी के तहत उसके पास गया। तो एक एकलव्य मैंने रचा है। अब ये जो एकलव्य के रचने की प्रक्रिया है, यानी कि जो भाषा में प्रतीक आ रहे हैं, जो मिथक आ रहे हैं और जो बिंबों का प्रयोग हो रहा है, ये सारी जो गैर ब्राह्मणवादी धाराएं हैं, उन गैर ब्राह्मणवादी धाराओं से नए प्रतिमान बन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कवि, मतलब नाम लेके गिनाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत सारे कवियों से परिचित हैं और आज मैं रचना पे बातचीत कर भी नहीं रहा हूं, लेकिन हमारे बीच में है विपिन टाइगर जी, अद्भुत बिंबों का प्रयोग करते हैं। उनकी कविताएं जब मैं देखता हूं तो मैं दंग रह जाता हूं। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं वैसी कविताएं लिखने की कोशिश करूं। मैं नाम लेना चाहूंगा, अगर आप सब पढ़ पाए बहुत अच्छी बात होगी। पढ़ें दिनेश कुशवाहा जी को। दिनेश कुशवाहा जी की कविताएं पढ़िए। हालांकि वो ब्राह्मणवादी धारा के साथ लगते हुए दिखाई देते हैं। संतोष भाई का स्वागत है, आ गए हैं। तो मैं कह रहा था कि दिनेश कुशवाहा ब्राह्मणवादी खेमे में गैर ब्राह्मणवादी ढंग से लिखने वाला कोई रचनाकार अगर आपको दिखाई देता है तो वो दिनेश कुशवाहा है। दिनेश कुशवाहा की कविताएं इतनी मार्मिक ढंग से, लेकिन उनका मूल्यांकन नहीं है। यह एक और बड़ा उदाहरण देखिए, जेएनयू के विद्रोही साहब। मैं कहता हूं कि हिंदी, ये मेरा अतिवादी कथन हो सकता है, आत्मश्लाघा जैसी कथन हो सकता है, लेकिन विद्रोही जैसा रचनाकार, रमाशंकर यादव विद्रोही जैसा रचनाकार ना तो हिंदी में पैदा हुआ और ना पैदा होगा। उनकी भोजपुरी की रचनाएं आप देखिए। हिंदी की जीसी लाल व्यथित जी लखनऊ से उपस्थित हैं, सर स्वागत है। बहुत खुशी हो रही है कि आप भी इस व्याख्यान में आए। तो मैं कह रहा था कि जो रमाशंकर यादव विद्रोही की कविताएं हैं, उस रेंज की कविताएं हिंदी साहित्य में दिखाई नहीं देती। मैं तो कहता हूं उस पर हजारों ज्ञानपीठ, हजारों साहित्य अकादमियां कुर्बान। लेकिन यहां तो मूल्यांकन ही होगा जब आपको कोई ना कोई पुरस्कार मिल जाएगा, जब आप परंपरा में ब्राह्मणवादी चीजों को पुष्ट करेंगे, आप चरण स्पर्श करेंगे, धोती उठाएंगे। तो रमाशंकर यादव विद्रोही पे ना तो शोध हो रहा है, ना तो वो पाठ्यक्रम का हिस्सा है, ना तो वो संस्कृति का हिस्सा बन पाते हैं। तो मैं कह रहा था कि जो वैकल्पिक चेतना के बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं, उन रचनाकारों के बरक्स जो लिटरेचर हमारे सामने आ रहा है, यानी कि जो भाषा का सवाल है, जो बिंब का सवाल है, जो प्रतीक का सवाल है, जो मिथकों पे बहुत लंबी बातचीत होती रहती है। मिथकों के मानने वाले भी दो तीन तरीके के लोग हैं कि मिथक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। देखिए, पता नहीं, मैं इसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि जैसे विपिन बिहारी हिंदी के बहुत अच्छे रचनाकार हैं। आपके इस फेसबुक पे लाइव पे वो भी आए थे। उनकी एक बहुत कविता, बहुत छोटी कविता है, वो कविता मैं बार बार पढ़ता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि तुम कहते हो कि राम है, मैं कहता हूँ राम नहीं है। फिर तुम कहते हो कि संबूक नहीं है, मैं कहता हूँ संबूक है, तुम कहते हो संबूक नहीं है। फिर उसी कविता में कहते हैं कि जब तक तुम्हारा राम रहेगा तब तक मेरा संबूक भी रहेगा, क्रांति के बरक्स प्रतिक्रांति हमेशा रहेगी। तो ये जो सवाल है, यानी कि प्रतिमानों का जो सवाल है, जो दलित लिटरेचर स्वानुभूति के सवाल को लेके आ रही है, समानुभूति के सवाल को लेके आ रही है, जो वर्गीय चेतना को लेके आ रही है। मैं बार बार इस कहानी को मित्रों एक मैं जिक्र करता हूँ कि ये जो प्रतिमान बनेगा, प्रतिमान देखिए, कोई ऐसे प्रतिमान कभी भी नहीं होते हैं जो शाश्वत होते हैं। जैसे जैसे हमारे विचार बदलेंगे, जैसे जैसे हमारी चेतना प्रखर होगी, जैसे मैं आज से 2 साल पहले इस तरह से आपसे बातचीत नहीं कर सकता था। 2 साल के बाद मुझे लगता है कि आज मैं बातचीत, या मैं समझता हूँ कि मैं 2 साल बाद शायद और उन्नत अवस्था में होऊंगा, आपसे बातचीत करूँगा तो शायद मेरे पास और थोड़ा सा ज्ञान हो, और सारी चीज़ें हों जो मैं पढ़ लिख के आऊँ, आपके पास बांट सकूँ। तो ये जो लगातार बदलने वाले प्रतिमान हैं, जो परिवर्तन हो रहा है, जो कैनन बदल रहे हैं, या जो प्रतिमान
चेंज होंगे, उन प्रतिमानों में बदलाव भी होगा। इस बदलाव का सूचक मुझे बहुत अच्छी बात लगी, अजय नावरिया साहब ने अभी हंस पत्रिका के 2 खंडों का संपादन किया है, दलित साहित्य के सोपान करके 2 उन्होंने वो किया है। उस तरह के सोपानों में उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि दलित जाति का सवाल तो एक जगह अपनी जगह है, वो मूल सवाल है, लेकिन जाति के बरक्स एक सवाल वर्ग का भी सवाल बन रहा है, वर्गीय ढांचे में भी हम लोग आ रहे हैं, और जो वर्ग के बीच में जो उठने वाली विसंगतियां हैं वो भी हमारे बीच में आ रही हैं, वर्गीय लिटरेचर भी आ रहा है। अभी मैं लगातार बार बार देख रहा हूं कि बहुत सारे दलितों के, यानी कि दलित कौम में, यानी कि पिछड़े समुदाय में, आदिवासियों में या अनुसूचित जातियों में पैदा होने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मणवादी लिटरेचर भी लिख रहे हैं, वो वर्गीय खांचे में। जैसे एक लेखक का मैं नाम लेके कह रहा हूँ, आर.डी. आनंद, वो कभी कभी दलित हो जाते हैं और कभी कभी वो मार्क्सवाद के खेचे में जाके बैठ जाते हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि कहाँ आना है, माने वो दोनों तरफ का वो उठाते हैं। अजय नावरिया ने एक उपन्यास अभी थोड़े दिन पहले लिखा था, उधर के लोग, तो उधर के लोग में उन्होंने दलितों में भी एक ऐसी वर्गीय स्थिति की कल्पना की है, कल्पना ही है, जो कल्पना इतना ज्यादा यथार्थवादी है कि जो अभी तक हो नहीं सकता। वो दलित होटलों में जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं या दूसरे व्यवहार कर रहे हैं, उस तरह की चीजें हैं। तो ठीक है, मैं ये कहता हूं कि कल्पना के लिए आप मना नहीं कर सकते, आप सारी चीजें करिए, लेकिन आपके मूल का जो विचार का संकेंद्रण है, वो मूल, यानी कि जो दलित लिटरेचर जो प्रतिमान बनाते हुए चल रहा है कि वो उसमें अम्बेडकरवादी चीजें होंगी, उसमें फुले का दर्शन होगा, उसमें बुद्ध का दर्शन होगा, उसमें कबीर का दर्शन होगा, उसमें रैदास धन्ना पीवा का दर्शन होगा, या मराठी के इतने रचनाकार हैं, सत्पुरुष हैं, उनका दर्शन होगा। तो उन दर्शनों के बरक्स अगर आप दूसरी चीजें खींचते हैं, सवाल बदलेंगे, लेकिन इतनी जल्दी बदलाव की जरूरत नहीं है, जैसा कि मूल्यांकन दूसरे लोग करते रहते हैं। तो मेरे पास तो अभी मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है, कोई सवाल हो अगर तो आप सब कमेंट बॉक्स में लिखें, उस पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। मुझे प्रतिमानों पे, माने प्रतिमानों के बरक्स हम प्रवृत्तियों पे बातचीत कर सकते हैं। जब विपिन टाइगर जी ने ये बात कही थी कि आपको दलित साहित्य के प्रतिमान पे बात करना है, तो मुझे ध्यान आया कि मैं कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे दलित साहित्य की प्रवृत्तियाँ पोस्ट की थी, तो मुझे लगता है कि प्रवृत्तियों को देख करके ही उन्होंने प्रतिमानों पे आने की बात की थी, और उन्हीं प्रवृत्तियों से, माने प्रतिमानों के आधार पे ही हमारी प्रवृत्तियाँ बनती हैं। तो प्रवृत्तियाँ अनंत हो सकती हैं लिटरेचर की, यानी कि जो हमारा दलित लिटरेचर का प्रतिमान बनेगा वो यथार्थवादी ढांचे में होगा, सही को सही लिखेगा, वो जीवनवादी धारा होगी, और उसमें क्रांतिकारी विश्व दृष्टि भी आएगी। वो लिटरेचर एक टोले का लिटरेचर नहीं होगा, उसका स्वरूप पूरा बहुत बड़ा होगा, उसमें कबीर भी आएंगे, उसमें रैदास धन्ना पीपा और दूसरे मुक्तिकामी जो लोग हैं वो सारे लोग इसमें आएंगे। जाति के सवालों से ही वो, अब यही चीज़ होती है, जैसे एक डॉक्टर कहता है कि आप बीमार हो या ये बीमारी आपको है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि डॉक्टर बीमार है, इसलिए जो जाति को दूर करने की, इनहेलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं लिटरेचर में, वो बात करते हैं उनको, या जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो बातचीत करता है उसको भी लोग कह देते हैं। तो यही सब बात थी जो मैं आपके साथ आज रखना चाहता था। मुझे अच्छा लगा कि आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना है। मैंने इस तरह के सवाल आए, बातचीत करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छूट भी रही हैं, लेकिन समय की एक सीमा है। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हुआ दोबारा, सुभी JNU से हैं, अपना मैसेज कर रही हैं। हाँ, JNU का सवाल तो अब वो है ही, JNU में एक तरीके से वैचारिक रूपांतरण, देखिए सत्ता बहुत बड़ी चीज़ होती है। भाषा के सवाल पे जब मैं बातचीत कर रहा था तो मैं एक बात बताना चाह रहा था कि जो भाषा का सवाल होता है उसमें ये जो हिंदी, माने कोई भी भाषा, जैसे सरकारी, अभी भी लोग कहते हैं कि राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन सारा कामकाज सत्तावादी, यानी कि जो सत्ता की भाषा होगी वही भाषा हम सब की भाषा होती है। संस्कृत सत्ता की भाषा थी तो उसको कहते हैं कि वो, मैंने उस समय के पुरोहित वर्ग की भाषा थी, सत्ता की भाषा थी, तो आज तक हम उसको ढो रहे हैं। या बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं, संस्कृत उसमें से प्रमुख है, जिसको हम लोग अनुदान दे दे के जिंदा रख रहे हैं।
तो जेएनयू में भी क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठ रहे हैं वो लगातार जब लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो विचारधारा में परिवर्तन करेंगे ही, और वो कभी भी नहीं चाहते कि प्रतिक्रांतियाँ आएँ। जैसे हम शुरू में हम लोग बातचीत की कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो अपनी अपना मकान है, उनकी अपनी लाइब्रेरी, उसको लोग क्षतिग्रस्त करना, तो ये आतंकवादी, मैं इसको जातंकवाद कहता हूँ। मतलब हिंदू आतंकवाद जो है, जातियों का जो आतंकवाद है, इसको मैं जातंकवाद कहता हूँ, जाति और आतंकवाद को मिला करके। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे साथ रहेंगे। विद्रोही को भी जेएनयू भी बुला रहा है, दूसरे लोग भी बुला रहे हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे छद्म जलेश प्रलेश के लोग हैं जो छद्म तरीके से बैठे हुए हैं, 20 साल से बैठे हुए हैं पदों पे। पद का लालच है, लेकिन उनका उद्देश्य कोई प्रतिक्रांति नहीं है। तो उस यथास्थितिवाद के खिलाफ हम लोगों को लगातार लिखना पड़ना है, और ऐसे प्रतिमानों का निर्माण करना है जो प्रतिमान हमें आगे लेके जाएंगे। सीधी सी बात है, मीटर को हम कभी लीटर में नहीं माप सकते हैं। आप सबका बहुत आभार, जय फाकिर सर का, शैली जी का, विपिन टाइगर जी का, दामोदर मोरे जी का, जिया लाल व्यथित जी का, अनुज भाई का। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप सबने मुझे भी उन्नत किया है, मैं आपको लगातार सुनता हूँ। शुक्रिया कहूँगा आप सबको, और पुनः जय भीम कहूँगा। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। जय भीम।